नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर नई दिल्ली से है, जहां संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। तो वहीं दूसरी खबर 26/11 मुंबई हमले में को लेकर है, जहां पर पीएम मोदी ने मुंबई हमले में शहीदों को भी याद किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, स्वस्थ भारत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमबीबीएस छात्रों का समाधान रविवार को निकल सकता है। तो 4 बड़ी खबरों की तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, सिलसिलेवार तरीके से, जिसमें कि हम बात करेंगे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं विंडो में, जहां पर पहले विंडो में हम बात करेंगे संविधान दिवस समारोह में पीएम ने शिरकत की है, और उन्होंने दूसरी खबर पर बात करेंगे मुंबई हमले की 14वीं बरसी है, और उसको लेकर भी यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 26/11 को याद किया है। प्री बजट को लेकर तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, जहां पर सीएम मनोहर लाल बोले हैं, और चौथी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से समाधान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पहली बड़ी खबर की करते हैं। नई दिल्ली में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि आज ही के दिन आजाद भारत को एक संविधान मिला था, जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की, जिनमें वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक जस्टिस, आपको बता दें कि जस्ट आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें और S3 वास शामिल है। साथ ही पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1949 में ये आज ही का दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव डाली थी। मैं आधुनिक भारत का सपने देखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान दिवस पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और इनके जो मूल्यों की सदैव रक्षा करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। आप सभी को और सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 में ये आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीते 7 दशकों में संविधान की विकास और विस्तार यात्रा में लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। तो
तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, और आईपी गौतम हमारे साथ एडवोकेट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। और मैं प्रोफेसर आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया है और उन्होंने कई परियोजना और ई कोर्ट परियोजना का सौगात भी दी है, और साथ ही साथ संविधान दिवस को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, संविधान दिवस वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हमारे पूर्वजों ने स्वाधीन भारत के लिए, स्वाधीन भारत को, उसके राजकाज को संचालित करने के लिए जो नियमावली, जो पुस्तक तैयार की जिसका नाम संविधान है, उसे बनाने के बाद अंतिम रूप में स्वीकार किया था। जी, कई महीने तक हमारे उस दौर के जो नेता थे, उस दौर के विद्वान थे, समाज के सभी वर्गों से आते थे, पूरे देश से आते थे, अलग अलग हिस्सों से, उन्होंने संविधान की एक एक धारा, उपधारा पर, एक एक अनुच्छेद पर, उसके उपबंधों पर बहुत विस्तार से चर्चा की और उस गहन चिंतन मंथन के बाद एक एक अनुच्छेद को आखिरी रूप देते हुए आज के दिन संविधान को स्वीकार किया गया था और ये तय किया गया था कि 26 जनवरी 1950 से भारत जो है इस संविधान को लागू कर लेगा। तो अपने आप में प्रजातांत्रिक भारत के लिहाज से, प्रजातांत्रिक भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है और भारत का संविधान भारतीय जीवन मूल्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, ये भी बात कही जा सकती है। हालांकि बहुत बार जब आलोचक लोग संविधान की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें दुनिया के संविधानों से उठाई हुई हैं, और कुछ लोग तो यहां तक चले जाते हैं कहते हुए कि इसमें भारतीय और स्वदेशी चीजें कम हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ता है तो उसे अपना भविष्य तय करते समय, अपने भविष्य का रास्ता तय करते समय उस दौर की दुनिया से अच्छी चीजें लेनी ही चाहिए। और इसी भावना से उस समय के हमारे नेतृत्व ने भारत के संविधान के बहुत सारे फीचर वो दुनिया के अलग अलग देशों से भी स्वीकार किए। भारत का संविधान है, उसमें यत्र तत्र सर्वत्र भारतीयता भी झलकती है और ओरिजिनल मूल संविधान के निर्माताओं ने काफी प्रयास किया था कि भारत की आत्मा उसमें दिखे। मैं आपके साथ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों के साथ ही बात साझा करना चाहूंगा कि भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि के सभी पन्नों पर जो चित्रांकन किया गया था, रेखा चित्र बनाए गए थे, उनमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। वहां भगवान श्री राम भी हैं, वहां महाभारत से जुड़े चित्र भी मिलेंगे, वहां महात्मा बुद्ध भी आपको नजर आ जाएंगे। भारतीय संस्कृति के अलग अलग आयाम उसमें रेखा चित्रों के माध्यम से मूल संविधान की प्रति में रखे गए थे। ये दुख की बात है कि मूल प्रति में जो चीजें रखी गई थी, बाद के कालखंड में बहुत सी सरकारों ने उनसे अपने आप को दूर कर लिया। बहुत सारी सरकारें ऐसी भी रही हैं भारत में जिनको भगवान राम का नाम लेते हुए, जिन्हें महर्षि वेदव्यास का जिक्र करते हुए, जिन्हें आचार्य चाणक्य का जिक्र करते हुए शर्म संकोच होता था, जो ये भी कहते थे कि राम के मंदिर की जगह कुछ अस्पताल बना लें, शौचालय बना लें। इस तरह की भी निकृष्ट सोच वाले लोग सत्ता में रहे इसी संविधान के दायरे में, इसी संविधान से उन्होंने देश चलाया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मूल संविधान वो भारत की संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए और वो कायम रहनी चाहिए, वो भावनाएं, वो सिद्धांत, वो जीवन मूल्य। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आईपी गौतम साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं। आईपी गौतम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कोर्ट के मामले में आज जो परियोजनाओं की अलग अलग तरीके की वेबसाइट और ई कोर्ट परियोजना जो लॉन्च की है, उद्घाटन किया है, उसको आज संविधान दिवस के अवसर पर आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, रिचार्ज करवाया था मैंने इसमें, देखो पता करना पड़ेगा। जी, संविधान दिवस के मौके पर सर आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा भी लिया, और जहां पर जो है संविधान दिवस के बारे में उन्होंने कई चीजें बताई। और आप ई कोर्ट परियोजनाओं को अगर देखें और जो कोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं उसको किस तरीके से देखते हैं संविधान दिवस के अवसर पर? अप एंड डाउन कर। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
जिस तरीके से आज कई परियोजनाओं और उद्घाटन भी किया है, ई कोर्ट परियोजनाओं का जो है यहां पर जो है शुरुआत भी की गई है, बहुत सारी जो है उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है, और जो संविधान दिवस की जो संविधान निर्माता हैं उनको और जो सभा थी उनको भी आज नमन किया है। किस तरीके से देखते हैं सर? निश्चित तौर से मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो पूर्वज जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, मूल संविधान बनाया, उन्होंने खूब मंथन किया, बहस हुई, खूब जद्दोजहद रही संविधान सभा के दौरान, लेकिन अंततः उन्होंने जो संविधान भारत को दिया एक अच्छा बेहतरीन संविधान है दुनिया का। ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं। भारत के संविधान में संशोधन की, सुधार की गुंजाइश हमारे संविधान निर्माताओं ने छोड़ी, और इसी कारण कई दर्जन संविधान संशोधन आज तक समयानुसार जैसी जैसी आवश्यकताएं रही वो भारत के संविधान में होते रहे हैं। ये लचीलापन भी मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति की ही देन है। हम किसी एक संविधान हमारी, हमने क्या कहते हैं, प्रजातंत्र की पवित्र किताब है, लेकिन हमने अपनी पवित्र किताब के बारे में ये ऐलान नहीं किया कि इसमें सुधार नहीं हो सकता। समय बदलता है, हम चीजों को बेहतरीन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी एक जो परिवर्तन जिसका आपने जिक्र किया कि हमारी अदालतों में अब ई कोर्ट प्रणाली लागू है। जी जी, अदालतों ने सर्वोच्च न्यायालय ने तो और गजब का काम किया है कि कुछ मामलों में अदालत की कार्रवाई अब ऑनलाइन होती है साहब, उसको कोई भी देख सकता है। ऑनलाइन तो कार्रवाई कोविड के दौरान वैसे होने लगी थी, लेकिन अब लाइव सबके लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े मामलों की सुनवाई वो देखना संभव हो गया है। इसी तरह से हमारे तंत्र की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, हमारी जुडिशरी के अलावा हमारी एग्जीक्यूटिव हो या हमारी विधायिका हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आईपी गौतम एडवोकेट साहब, आपने भी समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया और साथ ही साथ इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में तेजी से विकास हो रहा है और पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत काल होने के साथ ही देश के नागरिकों के लिए कर्तव्य पथ का काल भी है। पीएम मोदी ने मुंबई हमले में शहीदों को भी याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 साल पहले जब भारत अपना संविधान दिवस मना रहा था, तभी उसी दिन मानवता को दुश्मनों ने सबसे बड़ा हमला किया। वहीं मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मानवता के दुश्मनों ने हमला किया था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को याद किया और साथ ही साथ संविधान दिवस के दिन ही मानवता के दुश्मनों ने हमला किया था, सबसे बड़ा हमला किया था। आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में जब हिस्सा लिया, उनकी तरफ से कहा गया और साथ ही साथ 26/11 मुंबई आतंकी हमले को भी याद किया और याद करते हुए संविधान दिवस के दिन मानवता के दुश्मनों ने सबसे बड़ा हमला किया था, ये उन्होंने कहा। और आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया, जहां पर ई कोर्ट परियोजनाओं के तहत अलग अलग नई पहलों और वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि संविधान दिवस के दिन ही मानवता के दुश्मनों ने सबसे बड़ा हमला किया था। आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कर्नल आरसी चड्ढा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, स्वागत है आपका। रिटायर्ड कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तो मैं सबसे पहले सर आपसे सवाल जानना चाहूंगा, 26/11 का आज का ही दिन है जहां पर संविधान दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस आतंकी हमले में जिनकी भी मृत्यु हुई उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब, ये जब हमला हुआ था सबसे दुख की बात तो ये है 300 से ज्यादा आदमी मरे हमारे, और कांग्रेसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 42 जवान मर गए हमारे, सर्जिकल स्ट्राइक मारी वहां पर, और उनके जो होम मिनिस्टर थे पाटिल साहब, वो सुबह दोपहर शाम को ड्रेस ही बदलते रहे। मतलब बड़े शर्म की बात है। दूसरा ये है कि इस आतंकवादी का जो आका है वो साला अभी भी वहां बैठा हुआ है पाकिस्तान में, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है चाहे कुछ भी है। देखो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पाकिस्तान शरेआम उसको शर्म दे रखी है उसको। और ये बड़ी दुख की बात है, ऐसी बड़ी घटना हो जाए और हम लोग चुप करके बैठे रहे। सबसे दुख तो मुझे यही है, क्यों इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा कंट्री, हमारे पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं हम लोग, और हम कोई एक्शन नहीं ले सके। सबसे मुझे बहुत दुख हो रहा है, इतने हमारे जवान मरे। टाटा का बेचारा इतना बेस्ट होटल ऑफ वर्ल्ड, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया था, बिल्कुल काम करने वाले बेचारे कामकाजियों को मार दिया लोगों ने, टूरिस्ट को मार दिया। अरे क्या बड़ा अफसोस आता है। तो भैया ये बड़ी अच्छी बात है, मनानी चाहिए, क्योंकि किसी से नई जनरेशन को मालूम होगा ये भी कांड हुआ था, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। मेमोरी वेरी शॉर्ट जी। तो यही बोलूंगा मैं, और बताइए, पूछना चाहे तो आप। ठीक है सर, समय निकाला आपने हमारे साथ जुड़े, बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी चड्ढा जी आपका। साथियों, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात तीसरी बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में स्वस्थ हरियाणा ऐसी योजना को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हर जिले में मेडिकल खोलने की हम लोगों ने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्टूडेंट डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर भी बड़ी संख्या में हरियाणा सरकार को ज्वाइन करें। वहीं सीएम मनोहर लाल प्री बजट को लेकर कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी फ्री बजट मीटिंग हुई है। वित्त मंत्री सीतारमण बजट से पहले सभी वित्त मंत्रियों को बुलाकर उनसे राय लेती हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान दिवस की भी बधाई दी और साथ ही साथ सीएम ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होना भी जरूरी बताया। और साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर हरियाणा सरकार को ज्वाइन करें, ये भी अपील की। प्री बजट को लेकर सीएम बोले कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्रियों को बुलाकर उनसे राय लेती हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमबीबीएस छात्रों का समाधान रविवार को निकल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार को छात्र और अधिकारियों की एक बार फिर बैठक हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाधान निकालने के संकेत दिए। तो प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों के बॉन्ड पॉलिसी को लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन सीएम मनोहर लाल के एपीएस अमित अग्रवाल से एक डेलीगेशन छात्रों का जो है मिला था। और आपको बता दें कि एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल पर सीएम मनोहर लाल भी खुद बोले हैं और उन्होंने कहा है कि रविवार तक इसका समाधान निकल सकता है। तो जल्द समाधान होने की उम्मीद, और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल की तरफ से भी यही कहा गया है कि प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों के बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जल्द और इस रविवार तक समाधान निकल सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों के बॉन्ड पॉलिसी को लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। हालांकि सीएम मनोहर लाल के एपीएस अमित अग्रवाल से छात्रों का एक डेलीगेशन मिला था। तो एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है और इसे को लेकर प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों के बॉन्ड पॉलिसी को लेकर समाधान निकलने की उम्मीद है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका समाधान होगा। और साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम मनोहर लाल के एपीएस अमित अग्रवाल से छात्रों का एक डेलीगेशन मिला था। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उनके पास सीधा रुख करते हैं। डॉक्टर वत्स, स्वागत है आपका, और क्या कहना चाहेंगे एमबीबीएस छात्रों के बॉन्ड पॉलिसी को लेकर? चूंकि अभी तक जो है इस पर कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जल्द जो है इस रविवार तक इसका समाधान निकल सकता है। और साथ ही साथ एक आपका डेलीगेशन जो है मनोहर लाल के एपीएस अमित अग्रवाल से भी मिला था। देखिए, ये बंधुआ मजदूर बनाने की बात है, डॉक्टर बनाने की बात नहीं है। डॉक्टरों को बंधुआ मजदूर बनाने की पॉलिसी है, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन करने की पॉलिसी है। ये हरियाणा के लोगों का नुकसान करने की पॉलिसी है। देखिए, आज मेरे पास बहुत सारे छात्रों के फोन आ रहे हैं जिनका हरियाणा में मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं, ऑप्ट नहीं कर रहे हैं हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में जाना। जो टॉप के लोग हैं, जो फर्स्ट काउंसलिंग में आ रहे हैं, वो हरियाणा के कॉलेजेस में हरियाणा के लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोग ज्वाइन करेंगे, बोल के पैसे फेंक के हरियाणा के मुंह पे पैसे फेंक के बोल के पैसे देके वो अपने अपने प्रदेश में प्राइवेट में चले जाएंगे। हरियाणा के लोग हरियाणा में ही एजुकेशन लेने से वंचित रह जाएंगे इस पॉलिसी से। दूसरी बात यह है, अगर मान लो आपने बंधुआ मजदूर बनाना भी है तो कम से कम बंधुआ मजदूर की गारंटी तो दोगे कि आपकी जिस दिन आपके इतने साल पूरे हो जाएंगे उस दिन के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। सरकार ऐसा कोई, क्या सरकार बॉन्ड देने के लिए तैयार है कि उनको इंटर्नशिप में ही पे सैलरी देना शुरू कर देंगे, और जिस दिन उनकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी उस दिन से उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर वो नौकरी नहीं देती है तो सरकार उनको एवरेज में 40 लाख रुपए देगी। ये बॉन्ड एक तरफा नहीं हो सकती है कि वो अगर उनको नौकरी नहीं मिली
तो अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो 40 लाख रुपए देंगे। अगर सरकार उनकी नौकरी नहीं कराना चाहती है तो क्या सरकार बॉन्ड भरने के लिए तैयार है कि हम 40 लाख रुपए हम देंगे उनको और वो बेशक फ्री कर देंगे उनको बॉन्ड से? ठीक है सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर पंकज वत्स। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।